जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक बार आप लोगों के बीच में उज्ज्वल परिवार की तरफ से। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ आपका भाई एक तूफान, और उस तूफान ने मचाई है तबाही। तो किस तूफान ने मचाई यूरोप के अंदर तबाही? वैसे तो यूरोप हाईलाइटेड हो ही रखा है, रशिया यूक्रेन को लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। कहीं नाटो, आपका अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, सारे के सारे देश गर्मा गर्मी पकड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और मुद्दा चर्चा में है आपका, और वो क्या? तूफान। और उस तूफान ने क्या किया है? यूरोप के अंदर तबाही मचाई है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला ही क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, आज की क्लास का आपका पहला ही क्वेश्चन है। चलिए बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, किस तूफान ने यूरोप में मचाई तबाही? किस तूफान ने यूरोप महाद्वीप में क्या मचाई है? तबाही। यूरोप में मचाई तबाही। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, अभी हाल ही में आपका चर्चा के अंदर है यूरोप में जो तूफान आए, एक नहीं दोस्तों, तीन तूफानों ने मिलकर के यूरोप के अंदर तबाही मचाई है। भारी नुकसान किया है तूफानों ने। और प्राकृतिक आपदाएं हैं, और प्राकृतिक आपदाएं कब आती हैं ये आप लोग भी बेहतरीन समझदार हैं मेरे से, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पता है कि कब आती है। जब इंसान छेड़छाड़ करता है किसके साथ? प्रकृति के साथ, तो प्रकृति गिन गिन करके बदले लेती है, और यही यहां पर हो रहा है। आपका आया तूफान। तो सबसे पहले बात करते हैं, तूफान का नाम क्या है? यूनिस जो तूफान है, इस तूफान ने क्या किया भाई? नुकसान किया है। कहां पर? यूरोप के अंदर भाई। 19 फरवरी को, देखिए ध्यान रखेंगे, इससे जुड़ी बातें करेंगे। 19 फरवरी को क्या हुआ भाई? लाल मौसम की चेतावनी दी गई। कहां पर? लंदन के अंदर भाई, लंदन में 19 फरवरी को लंदन में 19 फरवरी 2022 को क्या हुआ भाई? 2022 को लंदन में पहली बार क्या किया है? लाल मौसम। किसको भाई? लाल मौसम की क्या दी गई है? चेतावनी यहां पर दी गई थी, लाल मौसम की चेतावनी दी। साथ ही हम ये बात करते हैं, जो यूनिस जो तूफान था, देखिए 1984 के बाद का हम कहें सबसे बड़ा तूफान। इससे पहले अगर इससे बड़ा कोई तूफान आया था, या कह सकते हैं कि इससे जो भयंकर खतरनाक जो तूफान था आपका 1984 में आया था यूरोप के अंदर भाई। 1984 में तूफान आया था, जो सबसे शक्तिशाली तूफान था। और इसने किसको प्रभावित किया था? तो ग्रेट, इसका नाम भी दिया गया था ग्रेट, जो शॉर्ट आपका है ग्रेट स्टोरम इसका नाम था। इसने किसको भी? ब्रिटेन और उत्तरी फ्रांस, किसको भी? ब्रिटेन और जो आपका फ्रांस है, फ्रांस का जो उत्तरी इलाका है, फ्रांस को क्या किया था? इसने प्रभावित किया था। सीधा सा पूछेंगे कि यूनिस जो बहुत बड़ा तबाही लेकर के आया यूरोप के अंदर, इससे बड़ा तूफान कब आया था आपका? तो 1984 में इससे बड़ा तूफान था, जिसको ग्रेट स्टॉर्म के नाम से भी जाना गया था। और ब्रिटेन और फ्रांस को इसने क्या किया था? प्रभावित किया था भाई। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ? 13 लोग इसके अंदर मारे गए हैं। काफी तेज हवाएं यहां पर चली हैं यूरोप के अंदर, और भी बहुत सारी चीजें यहां पे हुई है, जो आपके हम कहें नुकसान का आकलन सही हमारे पास है नहीं है, ये कह सकते हैं। हमारे पास ही ना केवल हमारे पास, बल्कि किसी के पास भी नहीं मिलेगा। देखिए इसमें क्या हुआ भाई? 1.4 मिलियन जो घर हैं आपके, 1.4 मिलियन घरों को ग्रिड से बाहर कर दिया है। घरों को क्या किया है? ग्रिड से बाहर किया गया भाई, बाहर किया गया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कितने घर इससे। साथ ही और क्या हुआ है इसमें? ब्रिटेन की जो यात्रा है, ब्रिटेन यात्रा क्या प्रभावित हुई है। और कहां पर प्रभाव डाला इसने? साथ ही डोवर के इंग्लिश चैनल, जो डोवर है आपका, डोवर के इंग्लिश जो चैनल है, चैनल या को आने जाने वाला जो रास्ता है, उसको क्या कर दिया गया है? बंदरगाह बंद कर दिए हैं। चैनल बंदरगाह जो है क्या कर दिए हैं? बंद कर दिए हैं। ये इसी के प्रभाव में भी इंग्लैंड और वेल्स को जोड़ने वाले जो पुल हैं, कहां? इंग्लैंड और वेल्स को जो पुल थे जोड़ने वाले, जो वेल्स के जो पुल हैं, के पुलों को क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। मतलब ये वेल्स और इंग्लैंड के बीच में जो पुल थे उन्हें, और साथ ही आपकी डोवर जो इंग्लिश चैनल जो बंदरगाह थी उनको, और ग्रिड से बाहर किया गया 1.4 मिलियन घरों को, और ब्रिटेन को काफी प्रभावित
कर रहा है ये, ठीक है। ओके, साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी जो स्पीड है वो 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, यूनिस की जो स्पीड रही है 200 मील प्रति घंटा पर आवर के हिसाब से इसकी जो स्पीड है ये रही है। अब देखेंगे इसको, देखिए इसके अंदर क्या हुआ, 200 मील के हिसाब से बहुत हो जाता है भाई, बहुत तेज स्पीड हो जाती है और बड़ा भारी नुकसान यहाँ इससे होने की संभावना रहती है। चलिए भाई, यूनिस दूसरा तूफान है जो इस सप्ताह में यूरोप में आया है। इससे पहले जर्मनी और पोलैंड में भी जो तूफान थे उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने पोलैंड के अंदर भी क्या हुआ, नुकसान हुआ, वहां भी जान माल की हानि हुई है। यहां पर हम बात करते हैं इसकी जो आपका यूनिस स्टॉर्म 1987 में ग्रेट स्टॉर्म के समान है। इसी के साथ एक आपका यूनिस स्टॉर्म भी सुना होगा आपने, जो कि ग्रेट स्टॉर्म के समान था। अब यहाँ पर हम ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, एक चीज जो यहाँ पर देखेंगे, देखिए तूफान ने हवाओं को जन्म दिया था किसने, 1987 ग्रेट जो स्टॉर्म के समान था, एक और स्टॉर्म के समान था आपका 1987, जिसने क्या हुआ था, तूफानी जो हवाएं हैं, तूफानी हवाओं को क्या दिया था, हवाओं को भाई जन्म दिया था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जन्म दिया था। और इसमें पूरे ब्रिटेन में और फ्रांस में काफी लोगों की जान गई थी। स्टिंग जेट होने की भविष्यवाणी की थी। इस जो तूफान हुआ था उसके जैसा ही था 1987 जो 84 में हुआ था ग्रेट स्टॉर्म, उसके जैसा ग्रेट स्टॉर्म के समान था भाई ये तूफान हो रहा था। और इसके अंदर स्टिंग किसकी भविष्यवाणी की थी, तो आपका ये था स्टिंग जेट होने की। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा भाई आपका, स्टिंग जेट होने की क्या करी थी, भविष्यवाणी करी थी। स्टिंग जेट क्या होता है, देखिए स्टिंग जेट होता है, जो तूफान आपका चल रहा है उस चलते तूफान में एक पतली हवा का संकरा रास्ता बनता है, और उस संकरा मतलब संकरी जो हवा के अलग से हम कहें कि पूरा तूफान मान लिया 10 किलोमीटर के अंदर ये मान लो तूफान बह रहा है आपका, और इसके अंदर एक और अलग से उसकी स्पीड अलग होती है जो कि बहुत भारी नुकसानदेह होती है। तूफान मान लिया आपका 10 किलोमीटर एरिया में, तो 1 किलोमीटर लंबे आपकी जो पतली रहेगी संकरी हवा कह सकते हैं, या भाई जितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, भविष्यवाणी की थी। स्टिंग जेट एक छोटी सक्रिय हवाई धारा है, क्या है, स्टिंग छोटी और संकरी क्या है आपकी हवाई धारा है भाई, हवाई धारा है कह सकते हैं, और ये भी बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। और इसकी जो तूफान के अंदर बन सकती है, किसके अंदर बन सकती है, ये तूफान के अंदर बनती है, और इसका पूर्व अनुमान लगाना, इसकी स्पीड का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, और तकरीबन 100 किलोमीटर के हिसाब से इसकी स्पीड रहती है, और ये नुकसान ज्यादा देती है। तो स्टिंग जो आपकी स्टिंग जेट है, इसके बारे में भी यहाँ पर आप जिक्र कर सकते हैं या देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों के लिए हानिकारक है, ठीक है भाई। ओके, साथ ही हम बात करते हैं आपके जो दूसरे और 2 तूफान यहाँ पर आए हैं। तो यूनिस हो गया भाई आपका, एक फ्रैंकलिन और डेडले, फ्रैंकलिन और डेडले, दूसरा आपका फ्रैंकलिन है, तीसरा आपका डेडले तूफान। ये तीनों के जो फ्रैंकलिन, यूनिस 1 2 3 तूफान आपके कहां पर आए, यूरोप के अंदर आए। चलिए दोस्तों देखिए बात करते हैं हम यहाँ पर आपके जो यूरोप के अंदर तबाही मचा रखी है किस तूफान ने, तो यूनिस जो है आपका उसने तबाही मचाई। 19 फरवरी को पहली बार लंदन में लाल मौसम की चेतावनी दी गई थी। ग्रेट स्टॉर्म आया था, इससे बड़ा जो तूफान था केवल एक ही था 1984 में ग्रेट स्टॉर्म, ये ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर आया था। जर्मनी पोलैंड में भी इन्होंने नुकसान किया भाई। 104 मिलियन जो घरों को ग्रिड से बाहर किया गया है, 1.4 और जो आपके तीन की बात करी थी, यूनिस, फ्रैंकलिन और डेडले नामक 3 तूफान यूरोप के अंदर आए हैं भाई, ठीक है। ओके, साथ ही इसमें प्रभाव क्या क्या डाले हैं, घरों इतने घर भाई आपके ब्रिटेन को प्रभावित किया। डोवर इंग्लिश जो बंदर का चैनल उसको भी किया इसने भाई। इंग्लैंड के और वेल्स जो रास्ता जाता है उसको भी पुल जो है उनको बंद कर दिया गया है। 200 मील प्रति आवर की स्पीड से इसकी क्या थी, गति थी। साथ ही हमने बात करी ग्रेट स्टॉर्म की, तो ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड हो चुका आपका। 1987 में ग्रेट स्टॉर्म जैसे था, तो जहां पर हमारे को स्टिंग जेट जैसा एक कुछ शब्द मिला है। स्टिंग जेट क्या होता है, जो तूफान के अंदर एक क्या होता है, पतली संकरा जो रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, आपका स्टिंग जेट। और स्टिंग जेट का पूर्व अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है भाई, और इसकी जो स्पीड होती है 100 किलोमीटर के हिसाब से इसकी स्पीड होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करी हमने किसकी, आपके इस तूफान की। 3 तूफान यहाँ पर यूरोप में आए हैं जिन्होंने क्या मचाई भाई, तबाही मचाई है भाई। चलिए भाई एक बार हम इसको रफ करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन भी अभी हाल ही में आपके एक उड़ान का जिक्र हुआ है जो चर्चा में, कौन सी उड़ान या ये हम कहें एक हवाई मार्ग चर्चा में रहा है आपका, क्यों रहा, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए भाई अभी हाल ही में एक उड़ान चर्चा में है आपकी, तो कौन सी उड़ान चर्चा में है और क्यों चर्चा में है, ये यहाँ पर बात होने वाली। चलिए दोस्तों क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहा है, दिल्ली से खजुराहो के लिए एक उड़ान यहां पर क्या आपका चर्चा का विषय बना हुआ है, क्यों बना हुआ है उसके ऊपर हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका, तो ये है भाई आपका कौन सी उड़ान हाल ही में कौन सी उड़ान चर्चा में बनी है या चर्चा का विषय है। भाई एक ही बात है, एक उड़ान की घोषणा करी गई है, किस उड़ान की, या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है अभी हाल ही में सरकार ने किस उड़ान की चर्चा करी है जो कि आपका किस उड़ान की घोषणा करी है जो कि चर्चा का विषय है भाई। ठीक है, चलिए यहां पर बात करते हैं। तो आपकी अभी हाल ही में घोषणा हुई है जो आपका आरसीएस उड़ान, आरसीएस जो उड़ान है, उड़ान ये चर्चा का विषय है। ये जो उड़ान है आपकी कहां कहां, खजुराहो और दिल्ली, कहां पर भैया आपका ये दिल्ली से लेकर के खजुराहो को जोड़ेगी, खजुराहो को जोड़ेगी भाई। तो ये जो उड़ान आपकी दिल्ली से लेकर के खजुराहो की जो उड़ान है ये चर्चा का विषय रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सीधा से क्वेश्चन पूछ लेगा हाल ही में कौन सी उड़ान चर्चा में रही है या कौन सी उड़ान की घोषणा करी गई है जो कि चर्चा में है, क्या इसकी विशेषता, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आरसीएस उड़ान है आपकी दिल्ली से लेकर के खजुराहो तक रहेगी, जिसको सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई है किसने भाई, आपकी अभी हाल ही में। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके कौन है। साथ में हम बात करते हैं केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्री आपके, ये केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्री हैं। उड़ान मंत्री कौन आपके, केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो साहब है ये हैं। इन्होंने इस उड़ान को क्या दिखाया है, हरी झंडी दिखाई है और कहा भाई जाओ दिल्ली से उड़ो। और क्यों, कहां पहुंचे यहाँ पे, खजुराहो के मंदिर देखो, खजुराहो की गुफाएं देखें, वहां पर जो पर्यटन स्थल हैं उनको देखो। खजुराहो कहाँ है ये आप लोग बेटर अंडरस्टूड है, घूम के आना भाई जरूर, नौकरी लगने के बाद जरूर घूम के आना है। ठीक है, ओके। इस उड़ान के साथ साथ देखिए, इस उड़ान की शुरुआत के साथ उड़ान आरसीएस योजना के तहत, ये योजना है किस योजना के तहत भाई, आरसीएस योजना के तहत कितनी उड़ानें हो जाएंगी आपकी, तो 405 जो आपकी कुल मार्ग, 405 मार्गों का संचालन हो जाएगा। 405 मार्गों पर क्या होगी, ये अपनी तरफ से उड़ान दे रहा है। 405 मार्गों पे उड़ान संचालन कितने मार्गों पे हो जाएगा आपका, 405 मार्गों पे उड़ान संचालन हो जाएगा। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके तहत उड़ान आरसीएस की बात करें, आरसीएस अगर हम थोड़ी सी लेते हैं तो देखिए आरसीएस के तहत अगर हम बात करते तो उड़ान 3.0 के तहत स्पाइस जेट, कौन सा भाई आपका स्पाइस जो जेट है ये दिल्ली से खजुराहो के लिए क्या भरेगा, उड़ान भरेगा। दिल्ली से खजुराहो के लिए आपका क्या उड़ान भरने वाला है। ओके, साथ ही हम बात करते हैं, देखिए एक योजना आई थी आपकी, योजना थी आपकी कौन सी, उड़ान योजना। उससे पहले हम देख लेते हैं उड़ान योजना। देखो यहां पर हमने बात करी कौन सी उड़ान, तो आपकी दिल्ली से खजुराहो के बीच में एक मार्ग पर उड़ान को हरी झंडी दिखाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि आपके केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्रालय इनके पास है। आरसीएस योजना के तहत ये दिया गया है, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उड़ान योजना। उड़ान, उड़े देश का हर नागरिक, आपने सुना होगा उड़े देश का हर नागरिक, उड़ान जो योजना आपकी उसके बारे में मैं एक बार यहाँ पर बात करूंगा। चलिए देखिए, उड़ान जो योजना थी, उड़े देश का हर नागरिक यानी कि सस्ता और घरेलू उड़ानों को या हर व्यक्ति को हवाई यात्रा करवाने की जो यहाँ पर बात कही गई थी, यानी कि मतलब जो महंगी हवाई यात्राएं हैं उनको कम किया गया था, मतलब ये उनका जो चार्जेस है वो कम किया गया था और हर व्यक्ति की पहुंच में इस योजना के तहत जो एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ने की जो क्षमता हर व्यक्ति की पहुंच में लाया गया था। हम दूसरे तरीके से इस बात को कह सकते हैं। देखिए इस योजना का अर्थ है उड़े देश का
उड़े देश का हर नागरिक, मतलब हर व्यक्ति की रेंज में हो, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो नागरिक उड़न मंत्रालय ने, नागरिक जो उड़न मंत्रालय है, उड़न मंत्रालय ने क्या किया था, नागरिक उड़न मंत्रालय के मंत्री कौन, अभी आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया मैंने बात करी, तो इसको 2016 में इसको लॉन्च किया था। और जो इसका शुभारंभ की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो शुभारंभ है पीएम द्वारा, किसका भाई, इसका पीएम द्वारा कब किया गया था, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए पीएम द्वारा 17 अप्रैल 2017 को इसका शुभारंभ किया गया। और पहली इस योजना के तहत पहली जो घरेलू उड़ान थी, उड़ान कहां से कहां तक थी भाई आपकी, ये 27 अप्रैल 2017 को थी, 27 अप्रैल 2017 को, सॉरी ये 27 अप्रैल 2017 को इसका प्रारंभ किया था भाई, 17 लिख दिया मैं, माफी चाहूंगा। तो 27 अप्रैल 2017 को कहां से कहां तक भाई आपकी, ये थी शिमला से दिल्ली, कहां से, शिमला से और दिल्ली के बीच में ये आपकी उड़ान थी। कहां से भाई आपकी, ये शिमला से कह सकते हो, शिमला से और दिल्ली के लिए आपकी उड़ान थी, शिमला से दिल्ली आपकी। देखिए सीधी सी बात करें, उड़ान योजना के तहत क्या था आपका, उड़े देश का हर नागरिक। इस योजना को किसने, पीएम साहब ने इसका एक्चुअली लॉन्च 2016 और एक्चुअली पहली जो उड़ान शुभारंभ हुआ था इसका, तो 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली या दिल्ली से शिमला कह सकते हैं, शिमला से दिल्ली के लिए उड़ान हुई थी 17 अप्रैल 2017 को। शुभारंभ कब हुआ था, ये आपके बीच में इसके अंदर दिया था, क्या दिया था भाई, 500 जो किलोमीटर तक है, 500 किलोमीटर तक जो यात्री किराया इन्होंने निर्धारित किया था 2,500 रुपए। अब देखिए जिस व्यक्ति ने उड़ना है, मतलब कोई एक मजदूर व्यक्ति भी ये अपनी उड़ान भर सकता है, 2,500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन कम से कम लाइफ में एक बार एरोप्लेन में या हवाई जहाज में बैठ के तो देख लो, है ना, सही है ना, कैसे उड़ा जाता है। तो इस चीज को किया गया था कि 500 किलोमीटर, और साथ ही बताया था कि 500 किलोमीटर से जो ऊपर की जो उड़ान होगी उनके लिए आपको 5,000 क्या देना पड़ेगा, 5,000 किराया या पैसा पेड करना पड़ेगा भाई, ठीक है, ओके। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि उड़ना, मनुष्य उड़ने का जो श्रेय जाता है या उड़ने की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इसके जनक, बंदा उड़ेगा या लोहा भी। देखिए असंभव इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है, सोच करके देखिए। जब हम उड़ान की बात करें तो मैं एक बहुत शानदार सी बात बताने वाला हूं दोस्तों। अगर तुम सोचते हो, अगर तुम थिंक करते हो, अपने लिए थिंक करते हो, अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने टारगेट के लिए सोचते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। या आप लोग भी जानते हैं हर चीज संभव है। इफ यू आर फीलिंग यूथ, अगर आप यूथ है तो ठीक है, मतलब यूथ शरीर की बात नहीं कर रहा, यदि आप दिमाग से, दिल से अगर यूथ हैं तो हर चीज आपके लिए पॉसिबल है। कभी जो राइट बंधु थे, जिन्होंने कभी सोचा था, क्या कोई व्यक्ति उनसे पहले, जब कभी हवाई जहाज ऊपर आपके उड़ते थे, क्या इससे पहले किसी ने सोचा था कि लोहा भी आसमान में उड़ाया जा सकता है? किसी ने नहीं सोचा। जिस दिन पहली बार अगर इन्होंने अपना कोई विचार रखा होगा किसी के सामने तो सबने मजाक उड़ाया होगा, अरे बेवकूफ, लोहा कभी उड़ सकता है क्या? सोचा होगा, जरूर सोचा होगा, जरूर। तो राइट बंधु उड़ान के जनक, मनुष्य की उड़ान के जनक के तौर पे किसको जाना जाता है मित्रों? तो राइट बंधु थे, जो दोनों भाई थे, उन दोनों भाइयों की सोच थी जो कि आज आसमान को नाप दिया है इंसान ने। किसको? आसमान को नाप दिया है, पृथ्वी को छोटा सा कर दिया है, छोटा बना दिया है। साथ ही हम बात करते हैं सोच की। अगर तुमने आज कल परसों जब भी कोई टारगेट चुना है, मैंने तो यूपीएससी क्रैक करना है, तो तुम्हारे लिए पॉसिबल है। दुनिया हंसेगी, हंसने दो ना, कुछ कहेगी, अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये गाना सुना होगा आप लोगों ने। तो वो अपना काम करते हैं, आप अपना काम करिए और चलते रहिए, लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। राइट बंधुओं को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें कौन थे आपके? अरिवल राइट थे, अरिविल राइट और बिलर राइट। बिलर जो राइट थे, ये दोनों भाइयों ने दुनिया को उड़ा दिया, लोहे को हवा में उड़ाया। सोचिए तो सही, होगा तो तब जब आप करने की कोशिश करेंगे। यहां हमने बात करी कि कौन सी उड़ान? आरसीएस उड़ान के साथ ही 405 उड़ान मार्गों पर उड़ान देने की इस योजना के तहत भाई केंद्रीय उड़ान मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको क्या दिया है? हरी झंडी दिखाई है। उड़ान योजना मैंने आपको बात करी, नागरिक उड़ान मंत्रालय 2016, शुभारंभ 27 अप्रैल 2017, पहली उड़ान शिमला टू दिल्ली, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया था? पीएम, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो जय हो मोदी, ठीक है भाई, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने क्या किया था। और साथ ही हम बात करें खुजराहो के मंदिर कहां पर भाई? आपके एमपी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहां पर है? एमपी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भैया आपके प्रसिद्ध मंदिर चंदेल वंश के द्वारा इनको बनाया गया था भाई, ठीक है। कला के महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे भाई।
चलिए भाई मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन था भाई, आपको 2022 में मिल जाएगा। तो स्पाइस जेट भी ध्यान रखेंगे, खजुराहो मंदिर ध्यान रखेंगे, साथ ही उड़ान योजना, उड़े देश का हर नागरिक, किराया भी ध्यान रखना है। 500 किलोमीटर तक कितना भाई, केवल 2500 रुपए, मात्र 2500 रुपए है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनने वाला है, अच्छा क्वेश्चन रहेगा। चलो उस क्वेश्चन के ऊपर भी हमें बात करते हैं। चलिए भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका, कौशल को बढ़ावा देने के लिए किसने, कौशल को, चलिए भाई किसकी बात करेंगे, कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कौशल कहीं विद्यार्थियों को सिखाने के लिए, कौशल बोलते स्किल्स, स्किल को बढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों को सिखाने के लिए किस राज्य ने अपना क्या किया, लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर अगला आपका भाई 3 आता है, ध्यान रखेंगे। किस सरकार ने कौशल, छात्रों का मार्गदर्शन, छात्रों का मार्गदर्शन और कौशल विकास और उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कह सकते हो कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, छात्रों को मार्गदर्शन और कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने और कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो मैंने सीधा यहां पर पूरा क्वेश्चन ना लिख करके हाफ लिख दिया, क्योंकि समय का तगाजा है उस हिसाब से। चलिए सबसे पहले तो बात करें, हम प्रोजेक्ट की बात करें, किसने लॉन्च किया। तो भाई असम सरकार ने एक प्रोजेक्ट लेकर के आया है, जो कि छात्रों को क्या देगा, छात्रों को कौशल को बढ़ावा देगा, छात्रों का मार्गदर्शन करेगा, छात्रों को यह बताएगा आप इस प्रकार से पढ़ें, इस प्रकार से काम करें तो जीवन में सफल हो जाएंगे। तो असम सरकार ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो आरोहण प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, आरोहण। सीधा सा क्वेश्चन बोलेगा भाई, आरोहण प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है, छात्रों के मार्गदर्शन और छात्रों के कौशल को बढ़ाने के लिए भाई असम सरकार ने यह परियोजना लॉन्च करी है। ठीक है, ओके। साथ ही हम देखिए यहां पर बात करेंगे, असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा। कौन है, यह हेमंत बिस्वा जो साहब है, हेमंत बिस्वा ने इसको लॉन्च किया है। टाटा स्ट्राइव की सीईओ अनीता राजन से मुलाकात कर उनका सहयोग भी मांगा। तो जो टाटा की है, उन्हें टाटा की जो टाटा स्ट्राइव की एक सीईओ है, सीधा सा पूछ लेगा टाटा स्ट्राइव की सीईओ कौन है जिन्होंने इसके लिए सहयोग दिया है। तो सीईओ अनीता राजन है। कौन है, अनीता राजन ने क्या किया, इसका सहयोग दिया है, टाटा स्ट्राइव। तो हेमंत बिस्वा ने सहयोग की मांग किससे रखी, इसके ऊपर कि छात्रों के कौशल को छात्रों के कौशल को बढ़ाया जाए, उनका विकास किया जाए। ये सारी की सारी बातें असम ने आरोहण को लेकर के यहां पर बात करनी है। और टाटा स्ट्राइव TCIT की पहल के लिए उन्होंने बोला है कि भाई ये ऐसा हमारी आप में मदद करें, ताकि हम लोगों को क्या करें, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन। तो सीधा सा क्वेश्चन बनेगा कि विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए कौन सा, आरोहण, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ताकि रोजगार मिल सके, असम सरकार ने इसका लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, असम सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। साथ ही हम बात करें, देखिए 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम है क्या ये आपका जो आरोहण क्या है, 4 वर्षीय परामर्श जो कार्यक्रम है। आप कोई भी सलाह ले सकते हैं, कार्यक्रम है कितने वर्ष का, 4 वर्षीय कार्यक्रम है। आपका कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो 4 वर्षीय कार्यक्रम है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि 4 वर्ष तक लोग सलाह के पैसे देते हैं। देखिए ध्यान रखिए, आपको कोई भी व्यक्ति अच्छी सलाह नहीं देता, क्योंकि उसे पता है यदि इसे अच्छी सलाह मिल गई तो ये निकल जाएगा। चलते फिरते कोई, अरे तू पढ़ाई कर रहा है, किसकी तैयारी कर रहा है मुन्ना, पुलिस की, अरे यार अपना वो देखा, वो सलाह दे दी, बिना मांगे सलाह दे दी। और दुनिया में बिना मांगे सलाह कौन सी मिलती है, जो आपको गर्त में लेके जाती है। अच्छी सलाह मांगने पर भी नहीं मिलती है। इसीलिए तो असम सरकार ने, सरकार पागल थोड़ी है, इसीलिए तो असम सरकार ने क्या किया है, आरोहण प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है भाई, ताकि वो अपने स्टूडेंट को गुमराह होने से बचाए। यहां पर तो वही है कि लोगों को गुमराह किया जाता, ज्यादा से ज्यादा आप बचेंगे भाई इन सब चीजों से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। यूपीआई ने अपनी एक रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट जारी की है, UNEP ने,
यूएनईपी ने हाल ही में कौन सी रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट जारी करी है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। यूएनईपीसी ने कौन सी रिपोर्ट जारी करी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा भाई। चलिए सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तो फ्रेंडशिप रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम यूएनपी द्वारा जारी की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी रिपोर्ट जारी करी, वो देख लेंगे आप लोग। तो ये आपकी नॉइस ब्लैच एंड मिसमैच emerging issues of environment concern रिपोर्ट जारी करी है, रिपोर्ट जारी की है। तो कौन सी हो जाएगी आपकी? नॉइस ब्लैच एंड मिसमैच, इसको लिख सकते हैं आप, नॉइस ब्लैच एंड मिसमैच आपका। साथ ही इमर्जिंग इशू ऑफ कंसर्न जो रिपोर्ट जारी करी है, इस रिपोर्ट के ऊपर बात हुई है। किसने जारी करी है आपकी? तो ये फ्रंटियर रिपोर्ट्स संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है। तो इसका क्या बन जाएगा? संयुक्त राष्ट्रीय, जो आपका हिंदी में कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। पर्यावरण जो कार्यक्रम है उसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है भाई, उसके द्वारा जारी की जाती है, ये भी आप लोगों को। और इस रिपोर्ट का जो नाम है ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। इस रिपोर्ट का जो नाम है संयुक्त राष्ट्रीय जो आपका कार्यक्रम के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई, इसका ये नाम आपके बीच में भाई, ठीक है। चलिए फ्रंटियर्स की रिपोर्ट पर्यावरण चुनौतियों के बारे में ये रिपोर्ट क्या करती है आपका? तो ये रिपोर्ट क्या करती है? पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों के बारे में जागरूक करती है। चुनौतियों के बारे में क्या करती है? जागरूक करती है भाई। सीधी सी बात करें तो ये क्या करती है? जागरूक करती है। किसके बारे में? पर्यावरण से जो चुनौतियां हमारे को मिल रही हैं उसके बारे में जागरूक करते हैं। सीधी सी बात करें, हमने यूनिपी की बात करी है, तो यूनिपी जो संयुक्त राष्ट्रीय जो आपका है, इसने कौन सी रिपोर्ट? नॉइस जो ब्लैच मिसमैच एनवायरमेंट की जो रिपोर्ट जारी करी है। तो ये रिपोर्ट क्या करती है? पर्यावरण चुनौतियों को क्या करती है? ये रिपोर्ट जारी करती है भाई, जागरूकता फैलाती है, उनको छोटे स्तर पर बताती है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई? ध्वनि प्रदूषण। इस रिपोर्ट में ध्वनि प्रदूषण है आपका, आग से जो घातक जंगल की आग है, जंगल वाली आग है, ध्वनि प्रदूषण की भी बात करता है। साथ ही यहाँ पर पर्यावरण खतरे जो भी होते हैं उनके ऊपर ये बात करता है भाई, ठीक है। चलिए सीधी सी बात करिए, यूएनईपी द्वारा जो रिपोर्ट जारी करी गई है वो रिपोर्ट आपके बीच में, रिपोर्ट का नाम है, काम क्या है इसका? पर्यावरण खतरों से निपटना। पर्यावरण जैसे आग लग गया, ध्वनि प्रदूषण और भी जो प्रदूषण है उनके बारे में ये जागरूकता आप लोगों के बीच में फैलाती है और जागरूक करती है भाई। चलिए इसको एक बार रफ करूंगा, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रहती है भाई, कुछ लोगों की मेरे पास इशूज हैं कि सर थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है। आप अपने फोन के ऊपर थोड़ा सा स्लो कर लो भाई, उसको आप अपने यूट्यूब के ऊपर थोड़ा स्लो कर लो, क्योंकि अगर मैं स्लो कराने लगा तो बहुत ज्यादा समय आपका खराब होगा। और समय ही का सारा खेल है, समय का ही सारा खेल है। सही समय पे लिया गया सही निर्णय ही मनुष्य को क्या करता है भाई? कामयाब करता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे भाई। चलिए भाई, आईसीसीआर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों का। आईसीसीआर की यहां पर बात हो रही है भाई, आपकी एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। सीधा सा पूछेगा आप लोगों से 2022 में जो भी आपके आने वाले समय में क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई इस क्लास का आपका, जो कि आपकी दी जा रही है एज पर आपका जो करंट है, एज पर 23 फेब 2022 के हिसाब से 24 कर दिया मैंने ना, 22, ठीक है भाई। बड़ा एडवांस हो गया, 2-3 साल खा गया तुम्हारी, है ना। चलिए भाई ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आईसीसीआर भारतीय शिल्प मेले का आयोजन कहां किया जाएगा? आईसीसीआर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारतीय शिल्प जो मेला है आपका, शिल्प मेले का आयोजन, शिल्प मेला या मेला का आयोजन
मेले का आयोजन कहां किया जाएगा, कहां किया जाएगा भाई, जाएगा। देखिए दोस्तों, आप राइटिंग पे मत जाना, साथ ही मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं जल्दी लिखने की, तो बस सिर्फ हिंट है, क्योंकि उस क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार आपके बीच में मैं रिपीटेशन में डालता हूं, ताकि लिखा हुआ समझ में ना आए, तो कम से कम आप थोड़ा सा हिंट वहां से मिल जाए, थोड़ा सा जो हम बोल रहे हैं वो आपकी समझ में आ जाए। ठीक है भाई, तो चलिए, भारतीय शिल्प मेला ICCR भारतीय शिल्प मेला का आयोजन कहां किया गया, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। यह है दिल्ली मेरी जान, है ना, दिल्ली दिलवालों की। तो दिल्ली के अंदर इस मेले का क्या किया जा रहा है भाई, आयोजन किया जा रहा है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, तो ICCR ले लो पहले तो एक बार। देखिए, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन आपका ये बन जाएगा भाई। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, ठीक है भाई, ओके। राजनीतिक समुदाय के बीच भारतीय शिल्प को लोकप्रिय बनाने के लिए उद्देश्य क्या है भाई, उद्देश्य भारतीय जो शिल्प है उसको लोकप्रिय बनाने के लिए मेला क्या किया है, आयोजन किया गया। लोकप्रिय बनाने के लिए इस मेले का क्या किया गया, आयोजन किया गया है। और साथ ही हम बात करें, जो ये मेला है आपका, ये जो भारतीय शिल्प मेला, ये आजादी का महोत्सव का ही भाग है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है पूछने का भाई। आजादी का जो महोत्सव का भाग के रूप में ये मेला आपका बनाया जा रहा है। ठीक है, साथ ही हम बात करते हैं, इसको लिख सकते हैं AKM, इसको लिख सकते हैं AKM। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव, बीकानेर हाउस में यह मेला लग रहा है। अब बात आती है, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन, ये मेला कहां पर भाई, आपका बीकानेर हाउस में यह मेला लग रहा है। कहां पर लग रहा है, बीकानेर हाउस में यह मेला लग रहा है। और इस मेले को नाम दिया भाई बड़ा सुंदर सा, यह है आपका कोल्स्कैन क्राफ्ट कल्चर कम्युनिटी क्लाइमेट। इसका जो नाम दिया है देखिए, कोलिस्कैंसी क्राफ्ट कल्चर कम्युनिटी। सीधा सा पूछेगा कि ये मेला कहां पर लगा है, क्लाइमेट इसका नाम दिया है। तो आपका कोल्स्कैंसी क्राफ्ट कल्चरल कम्युनिटी जो क्लाइमेट नाम से मेला लगा, आपका कहां पर लगा भाई, बीकानेर हाउस के अंदर लगा है। ICCR के द्वारा भारतीय शिल्प मेला कह सकते हो आयोजन किया गया है इसका। तो ये भी, और उद्देश्य क्या है, भारतीय शिल्प को क्या करना, प्रमोट करना, या हम कहें भारतीय शिल्प को लोकप्रिय बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है दिल्ली के अंदर। कहां पर किया गया है, दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। साथ ही हम यहाँ पर दस्तकार होट समिति की यहां पर देखिए, साथ ही हम बात करते हैं ICCR के अध्यक्ष। ICC जो R है, इनके अध्यक्ष कौन है, विनय, सीधा सा नाम लिख लें इसका आप, विनय सहस्रबुद्धे जो है, ये इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। और इनके अध्यक्षता में विदेश राज्य मंत्री विदेश, ये उपस्थित है भाई, विनय जी आपके उपस्थित है। विदेश राज्य मंत्री कौन है, देखिए यहां पर सीधा बोलेंगे जयशंकर प्रसाद। ध्यान रखना दोस्तों, अरे मेरे प्यारे बहन भाइयों, विदेश मंत्री आपके जयशंकर प्रसाद है, लेकिन विदेश राज्य मंत्री की बात करें तो मीनाक्षी लेखा ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया है। किसने, संस्कृत और विदेशी राज्य मंत्री है आपकी द्वारा इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। मीनाक्षी लेखी कौन है, ये मीनाक्षी जो लेखी हैं, संस्कृति और आपकी विदेशी राज्य मंत्री हैं, इन्होंने यहां पर क्या किया, इसका उद्घाटन किया है। मंत्री की बात आती है तो मंत्री आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कैबिनेट मिनिस्टर भाई, एक होता है आपका मिनिस्टर MOS होता है, एक राज्य मंत्री होता है। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों की मदद के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की मदद करने के लिए राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री आपके होते हैं।
यहाँ पर हम बात एक छोटा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं कि मंत्री के मंडल में, मोदी के मंत्रिमंडल में कितने लोग हैं? 78 जो लोग हैं मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें, जो आईसीसीआर भारतीय शिल्प जो मेला है इसका उद्घाटन किया गया, विनय सहबुद्रे थे, साथ में मीनाक्षी जो लेखी थी वहां पर उपस्थित थी। 3 दिवसीय मेला दिल्ली बीकानेर हाउस के अंदर किया गया। कितने दिवसीय भैया आपका? 3 दिवसीय है। 3 दिवसीय मेला रहेगा भैया आपका ये। ठीक है, 3 दिवसीय मेला है और इसका उद्घाटन किया है भाई। ओके, इस कार्यक्रम का जो संचालन किया है वो दस्तकारी हाट समिति, दस्तकारी हाट जो समिति है, हाट समिति की जया जेटली ने, हाट समिति की है, समिति की है, कौन है? जया जेटली। जया जेटली द्वारा क्या किया गया? इसका संचालन की बात करें, इस मेले का संचालन किसने किया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा भैया आपका, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, चलिए यहां पर हमने बात करी आईसीसीआर के अध्यक्ष की, तो 2 से 3 क्वेश्चन और बन जाएंगे। आईसीसी जो आर है, स्थापना की बात करें, स्थापना इसकी कब हुई है? तो 9 अप्रैल 19 को इसकी आईसीसीआर की अगर हम बात करते हैं, भारतीय जो आपकी सांस्कृतिक संबंध है, स्थापना 9 अप्रैल 1950 को, 9 अप्रैल 1950 को 1950 को क्या हुआ? विश्व स्तर पर राष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ उद्देश्य से की गई थी इसकी। ठीक है, विश्व स्तर पर जो संस्कृति को बढ़ावा देने का काम भी इसका है। स्थापना 9 अप्रैल 1950 को हुई। ठीक है, ओके। आईसीसीआर मुख्यालय की बात करें तो ये आपको पता ही है, दिनेश पटनायक इस संगठन के महानिदेशक कौन है? तो दिनेश जो है वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है दिनेश पटनायक भाई। नई दिल्ली में दिनेश सहबुद्रे इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, दिनेश पटनायक इसके संगठन के महानिदेशक। तो संगठन के महानिदेशक कौन है? दिनेश पटनायक और अध्यक्ष की मैंने बात कर ली है। दिनेश पटनायक क्या है? संगठन के महानिदेशक, संगठन के महानिदेशक हैं और अध्यक्ष आपके कौन है? विनय। आईसीसीआर के अध्यक्ष, स्थापना 1950, आपकी 9 अप्रैल 1950 को स्थापना हुई है। इन्होंने क्राफ्ट मेला लगाया है, कह सकते हैं बीकानेर के अंदर, इन्होंने बीकानेर जो भवन है उसके अंदर मेला लगाया है नई दिल्ली के अंदर, और उद्देश्य सिर्फ एक ही है, भारतीय संस्कृति को क्या करना भाई? प्रमोट करना। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन था आपका ये भी। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अभी हाल ही में एक सप्ताह मनाया जा रहा है आपका, विज्ञान को प्रमोट करने के लिए या विज्ञान की उपलब्धियों के लिए सप्ताह मनाया जा रहा है, तो वो कौन सा सप्ताह है उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हाल ही में राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं उनका भी क्वेश्चन थे, यानी कि विज्ञान से हमने क्या क्या प्रोग्रेस करी, पहले हम क्या थे फिर हम क्या है, विज्ञान ने भारत के अंदर क्या बदलाव किया है, विज्ञान के बारे में या विज्ञान की महिमा का गुणगान करने के लिए एक सप्ताह का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। उसके ऊपर भी हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है भाई 7th जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह, कौन सा सप्ताह आपका भाई? विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, यानी कि विज्ञान को सब जगह पूजना चाहिए या पूजा होती है। यह सप्ताह मनाया गया है। सप्ताह का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया? ये क्वेश्चन ले लो यार। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखिए भाई, इस सप्ताह का उद्घाटन हमारे रामनाथ कोविंद द्वारा, रामनाथ जो श्रीमान हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, श्री रामनाथ कोविंद द्वारा, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, कोविंद द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया है। ठीक है, रामनाथ कोविंद साहब ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया है, ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, 22 फरवरी को वर्चुअल मोड में इसका उद्घाटन किया। कब किया है? 22 फरवरी को भाई, 22 फेब को इसका उद्घाटन कैसे किया है? वर्चुअल। आजकल जितने भी उद्घाटन हो रहे हैं आपके वर्चुअल मोड में हो रहे हैं। किसमें? वर्चुअल मोड में बंदा प्रेजेंट ना होकर के भी प्रेजेंट रहता है। वारे साइंस है ना, बहुत बढ़िया भाई। वर्चुअल मोड में इसका उद्घाटन किया गया है और 7 दिन तक चलेगा। तो आपको पता है 23 से लेकर के 28 तक, 23 से 28 तक अलग अलग दिन अलग अलग रूप में यहाँ पर मनाए जा रहे हैं। उसके ऊपर यहाँ पर बात, यानी कि विज्ञान की महिमा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अगर हम लिखें तो विज्ञान मतलब छात्रों को, प्रतियोगिताओं को कह सकते हैं। आप सीधी सी बात करेंगे, देखिए
विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए इस सप्ताह का उद्देश्य है छात्र के दैनिक उपयोगी वस्तु में विज्ञान के ज्ञान को आकर्षित करना उद्देश्य है। देखिए विज्ञान का महत्व और कह सकते हैं विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जिंदगी के अंदर, निजी जिंदगी के अंदर इसका क्या किया गया है भाई, इसका उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रचार करना, साथ में ये भी कह सकते हैं वैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रचार करना। क्या करना भाई, प्रचार करना भी इसका उद्देश्य हो सकता है। सीधी सी बात, एक बार समझने वाली बात यह है कि विज्ञान के बारे में प्रचार करना, विज्ञान से हम किस प्रकार से आगे बढ़े हैं, भारत क्या था, कैसे था, छात्रों को और दैनिक जीवन में विज्ञान को इन्वॉल्व करने की सारी बात यहाँ पर की गई है। रामनाथ कोविंद जी जो हमारे भारत के हेड ऑफ नेशन कह सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, हेड ऑफ नेशन है, उनके द्वारा, और कार्यपालिका के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, आपके राष्ट्रपति साहब होते हैं। ठीक है, इन्होंने 22 फरवरी को वर्चुअल मोड में, किस मोड में भाई, वर्चुअल मोड में इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। ये आप लोगों को मालूम है। देखिए अलग अलग दिन कार्यक्रम है। तो 23 फरवरी को बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 23 फरवरी को भारतीय विज्ञान का इतिहास होगा भाई। क्या होगा, भारतीय विज्ञान का इतिहास होगा। ठीक है, 23 को। 24 फरवरी को क्या होगा भाई, आधुनिक भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मील के पत्थर, आधुनिक भारत विज्ञान कह सकते हैं, और प्रौद्योगिकी मील का पत्थर भाई, मील का पत्थर के बारे में बात होगी। 25 को क्या होने वाला भाई, स्वदेशी परंपरागत आविष्कार और नवाचार, स्वदेशी परंपरागत स्वदेशी आविष्कार और नवाचार के ऊपर बात होगी भाई, नवाचार। ठीक है, फिर क्या 26 को विज्ञान साहित्य उत्सव भाई, 26 को क्या होगा, विज्ञान साहित्य उत्सव भाई। उत्सव भी कब होने वाला आपका, 26 को। 27 फरवरी को अगले 25 वर्षों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 27 को क्या होने वाला है, अगले 25 वर्षों में हम किस प्रकार से वो करेंगे, 25 वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और आपका प्रौद्योगिकी की बात होगी भाई 27 को। और 28 को क्या होगा आपका, समापन समारोह। इतने दिन तक आपका ये चलने वाला है विज्ञान सप्ताह, विज्ञान सर्वथा पूज्यते। ठीक है, इस सप्ताह के ऊपर ये कार्यक्रम होने वाला है। उद्देश्य मैंने आप लोगों को बता दिया है। प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कौन सा प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भी जो इस कार्यक्रम का आयोजन है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इस कार्यक्रम का आयोजन तो विज्ञान मंत्रालय, प्रौद्योगिकी और विज्ञान मंत्रालय क्या करेंगे इसका, यहाँ पर क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी और विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन हैं जो इसका संचालन कर रहे हैं भाई, मंत्रालय जो इसका संचालन कर रहा है। चलिए भाई, साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं अगले की भी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको कब मनाया जाता है, थोड़ा सा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। 28 जो फेब है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसकी याद में मनाया जाता है, तो रमन प्रभाव की खोज हुई थी, रमन प्रभाव की खोज हुई थी कब, 28 फरवरी 1928 को हुई थी। 28 फेब आपकी 1928 को रमन प्रभाव की खोज हुई थी, इसलिए इसे विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के लिए जो सीवी रमन साहब हैं, सीवी रमन साहब को क्या मिला था भाई, आपका सर सीवी रमन साहब को 1930 में आपका नोबेल दिया गया था। किसमें भाई, भौतिकी में नोबेल दिया गया था। यहाँ पर हमने विज्ञान दिवस की भी बात करी, विज्ञान के महत्व की बात करी। और क्या था आपका विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है, रमन प्रभाव की खोज हुई थी 28 फरवरी 1928 को। साथ ही हम बात करें सीवी रमन को 1930 में क्या मिला था भाई, भौतिकी का इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सॉरी भाई, चलिए भाई, ठीक है। विज्ञान सप्ताह मनाने के लिए कहा किसने, देखिए हर कॉलेज में सभी जगह पर विज्ञान सप्ताह की यहाँ पर बात हुई। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऊपर एक बार फिर बात करूँ। अच्छा क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर बात होती है विज्ञान सर्वथा पूज्यते सप्ताह आपका उद्घाटन हुआ 22 तारीख को। रामनाथ कोविंद जी जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति साहब हैं, इन्होंने क्या किया है, वर्चुअल मोड में क्या किया, इसका उद्घाटन किया। 23 से लेकर के 28 तक कार्यक्रम रहेंगे यहाँ पर। ओके, साथ ही हमने बात करी कि विज्ञान के महत्व को बताना, विज्ञान को छात्रों के जीवन में लेकर के आना, विज्ञान की सिद्धांत का प्रचार करना, ये सारी की सारी बात यहाँ पर इस मेले के अंदर, इस जो सप्ताह इसके अंदर रहने वाली है।
यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई 23 तारीख को भारतीय विज्ञान इतिहास के ऊपर बात करेंगे। आधुनिक भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी आपकी 24 को है। 25 को क्या है आपका आविष्कार और नवाचार, स्वदेशी आविष्कार नवाचार है। 26 में आपका विज्ञान साहित्य है। 27 में आपका क्या है, 27 में अगले 25 वर्षों में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बात है। 28 तारीख को इसका क्या है समापन समारोह है। 22 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ है। 28 फरवरी को आपका विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन रमन प्रभाव की खोज हुई थी। और रमन प्रभाव को सर सीवी रमन साहब को क्या 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके अंदर दिया गया था, भौतिकी के अंदर ये पुरस्कार दिया गया था। और इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये आपका। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की भी बात हम करने वाले हैं। ये आज का जो आपका जो क्लास का सेशन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखेंगे इन सब का। सारी चीजें देखिए पॉसिबल नहीं है समय को देखते हुए। आप क्लास को प्लीज ज्यादा से ज्यादा, जिस प्रकार से हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं उज्ज्वल परिवार की तरफ से, मेरी आप लोगों से विनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, ताकि आपके शेयर करने से किसी भाई बहन का भला हो जाए, यही मेरी इच्छा है। ठीक है भाई, आप लाइक करें ना करें, अगर आपको लाइक नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता तो लाइक नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको शेयर जरूर करें भाई। शेयर करने से दो चीजें नहीं होंगी। शेयर करने से क्या होगा, हो सकता है आप गाहे बगाहे किसी का भला कर रहे हो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आज का भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, नीली अर्थव्यवस्था किसके साथ, नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप किस देश के साथ स्थापित कर रहा है। भारत कह सकते हैं, भारत नीली अर्थव्यवस्था किस प्रकार की आपकी नीली अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, नीली अर्थव्यवस्था साथ ही महासागर शासन पर, नीली अर्थव्यवस्था और क्या आपका सागर जो शासन है, शासन पर किस देश के साथ बात हो रही है। रोड मैप सहमति जता रहा है, रोड मैप सहमति किस देश के साथ, यहां पर क्वेश्चन है आपका किस देश के साथ ये सारी चीजें कर रहा है। तो चलिए यहां पर जो नीली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो देखिए नीली अर्थव्यवस्था की बात को लेते हैं तो किस देश के साथ भाई आपका ये, तो फ्रांस के साथ है। किसके साथ आपका, फ्रांस के साथ आपकी नीली अर्थव्यवस्था की यहां पर बात कर रहा है। किसके साथ कर रहा है, फ्रांस के साथ भाई। चलिए इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए भारत और फ्रांस ने सहमति जताई है नीली अर्थव्यवस्था रोड मैप पर। भारत और इन्होंने क्या किया है, समझौता किया है। समझौता या सहमति भाई एक ही बात होती है। ठीक है, ओके। दोनों देश वैज्ञानिक ज्ञान और महासागर संरक्षण में योगदान देंगे। क्या करेंगे, विज्ञान और महासागर में एक दूसरे का, सागर के अंदर क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग देंगे। यहां पर दोस्तों ध्यान रखिए, मैं बताता हूं, देखिए आप ध्यान दें। जब कभी हमने हिस्ट्री का टॉपिक किया था तो आपने भारत के अंदर यूरोपीय कंपनी का आगमन एक टॉपिक पढ़ा होगा, और उस टॉपिक में आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय जिनके पास जलबेड़ा शक्तिशाली था, जैसे पुर्तगालियों का जलबेड़ा शक्तिशाली था, तो उन्होंने भारत पर सबसे पहले क्या किया था, अपना भारत को उपनिवेशवाद, यहां पर मतलब एक किस्म से कहें काफी क्षेत्र पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। और जो बाहर से जो कंपनियां आती थी, उन कंपनियों पर वो क्या टैक्स लेते थे। यानी कि जिसके पास जलबेड़ा शक्तिशाली है, कहने का मतलब मेरा यह कि प्रारंभ से ही अब यानी कि समुद्र के अंदर जिसके पास शक्ति ज्यादा रहेगी, वही आपका क्या रहेगा, विजेता या ताकतवर माना जाएगा। तो यहां पर क्योंकि देखिए एक दूसरे देशों से कनेक्टिविटी के लिए भी समुद्र की जरूरत पड़ रही है, एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी समुद्र की जरूरत पड़ती है, हर चीज के लिए, मतलब यानी कि जिसके पास जलबेड़ा यानी कि जल के अंदर जो शक्ति ज्यादा रख रहा है वही विजेता है। और जो जैसे कि चीन आप देख रहे हैं, काला सागर, लाल सागर, पता नहीं कौन कौन से सागरों पर है, वो अपना प्रभुत्व जताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है भाई, ओके। यहाँ इन्होंने रोड मैप तैयार किया है। नीली अर्थव्यवस्था भारत और फ्रांस के बीच में रहेगी। इसमें आपका क्या रहेगा, पर्यावरण और तटीय समुद्री जैव विविधता के अलावा नीति अर्थव्यवस्था पर भी यहाँ पर ये बात करने वाले हैं। नीली अर्थव्यवस्था, देखिए ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा, सबसे पहले ब्लू जो आपकी नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू कह सकते हैं, ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा को गंटूर पाउली ने अपनी पुस्तक 2010, तो किसने भाई, इकोनॉमी की जो अवधारणा आई थी, ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा की हम यहां पर बात करते हैं, तो आपके कौन है, गुंटर पाउली ने, इनकी पुस्तक थी 2010 में, इनकी 2010 के अंदर एक पुस्तक थी द ब्लू इकोनॉमी की 10 ईयर। सीधा पूछेगा ये पुस्तक किसकी रचना है, द ब्लू इकोनॉमी 10 ईयर्स जो पुस्तक थी, ये किसकी,
गुंटर पाउली की थी और इन्होंने इसका जिक्र किया था भाई। 10 ईयर है, 100 इनोवेशन है, 100 मिलियन जॉब है। 10 ईयर हो गया आपका, 100 इनोवेशन है, 100 इनोवेशन है, और साथ ही हम कह सकते हैं 10 मिलियन जो क्या है, मिलियन जॉब की यहाँ पर इन्होंने बात करी थी, पेश की थी पुस्तक भाई। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा है 10 ईयर जो इकोनॉमी की, साथ ही 100 मिलियन इनोवेशन, 100 इनोवेशन और साथ में 100 मिलियन जॉब की यहाँ पर बात करी थी। तो सीधी सी बात है, नीली अर्थव्यवस्था को लेकर के बात किसने करी थी, तो गुंटर पाउली ने करी थी। और ये हम समझौता कर रहे हैं जैव विविधता को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, समुद्र के अंदर आर्थिक जो रोड मैप आने जाने के रास्तों को लेकर के, और भी बहुत सारी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी आपस में हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो सीधा सा पूछेगा कि फरवरी के अंदर किसने नीली क्रांति को लेकर के समझौता किया था, तो ये आपके सामने में फ्रांस के द्वारा समझौता किया गया था। चलिए एक और क्वेश्चन पे हम यहाँ पर बात करते हैं, सीईपीआई। अच्छा क्वेश्चन अभी आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, तो ये है सीईपीआई ने, सीईपीआई ने, बार बार मेरी तरफ इशारा किया जा रहा है कि सर आपका समय खत्म हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा अभी, थोड़ा सा आपका समय ज्यादा हो गया। कोविड वैक्सीन विकसित करने के लिए क्या किया, कोविड वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत की जो फार्मा है, भारतीय फार्मा कंपनी के साथ साझेदारी के लिए सीईपीआई ने भारतीय फार्मा जो कंपनी है, भारतीय फार्मा जो कंपनी है उसके साथ साझेदारी की बात कही है। देखिए भारतीय फार्मा कंपनी के साथ साझेदारी, फार्मा जो कंपनी है, भारतीय फार्मा कंपनी के साथ साझेदारी की बात करी है, तो सीईपीआई ने। तो कौन है भाई आपका, तो कोविड वैक्सीन विकसित करने के लिए, पहले तो उद्देश्य क्या है आपका, कोविड वैक्सीन विकसित करेंगे भाई, कोविड वैक्सीन क्या करेंगे, विकसित करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर एक कोविड का जब जिक्र आया है, तो कोविड-19 की अगर हम बात करें तो कितने आपके 8 जो आपकी वैक्सीन यहाँ पर पहले ही है भारत के अंदर, वैक्सीनों को अनुमति कितनी है, कितनी वैक्सीनों को अनुमति 8, और 9वीं का भी लगभग पास हो चुका भी, 9 वैक्सीनों को भारत के अंदर क्या कर दिया गया है, वैक्सीन यहाँ पर भारत के अंदर मान्य कर दी गई है कोविड-19 के लिए। ठीक है, अभी इस कंपनी ने साझेदारी की बात करी है, तो ये है पेनेसिया बायोटेक, जो कि भारतीय फार्मा के साथ करेगी। तो पेनेसिया जो बायोटेक है, टेक है, इसने बात कही है। पेनेसिया बायोटेक की ने क्या कहा अभी, सीपीआई के साथ क्या करी है, समझौता करने की बात करी है भाई। तो सीपीआई कोविड वैक्सीन विकसित करने के लिए हो जाएगा कोलिशन। देखिए सीपीआई की फुल फॉर्म देखने के लिए आप लोग कोलिशन फॉर एपिडेमिक ये आपका है प्रेपेरेंस इनोवेशंस इसके ऊपर विकसित करने के लिए भारतीय फार्मा के साथ ही कोविड वैक्सीन विकसित करने के लिए ये इन्होंने बात करी है। तो पेनेसिया बायोटेक के संघ के साथ साझेदारी की यहाँ पर बात हुई है। और इस नई परियोजना में सीईपीआई की इस नई परियोजना में कितना पैसा भाई आपका, 12 मिलियन आपका क्या रहेगा, 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यूएस जो डॉलर है उसकी फंडिंग होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बात करी, बड़ा ही शानदार आज का जो सेशन था आप लोगों का, करंट जीके के साथ इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे आपके एज पर हमने बात करी कि भाई 23 जो फरवरी तक किया उससे पहले का हमने यहाँ पर जिक्र किया। एक क्वेश्चन हमने जरूर पहले आपको बता दिया, 28 तारीख को आपका दिवस मनाया जाएगा, उसके ऊपर जरूर यहाँ पर हमने थोड़ी सी बात करी है। बाकी आपके जैसे किस तूफान ने यहाँ पर क्या मचाया है, आपका तबाही यूरोप के अंदर मचाई है, वो सारी की सारी चीज़ें और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में उज्जवल परिवार की तरफ से दिए जाते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।